आज ढाका में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का जो फैसला आया है, उसने सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा नहीं सुनाई, उसने एक पूरे दौर को दफन कर दिया है। एक ऐसी राजनीतिक परंपरा को खत्म कर दिया है जो पिछले 15 सालों से इस देश की धड़कन पर बैठी थी, और साथ ही उसने उस संघर्ष की याद दिला दी जिसमें छात्रों ने, युवाओं ने और आम नागरिकों ने अपनी जानें देकर देश की भविष्य की नई दिशा तय की। शेख हसीना, जिन्हें कभी स्टील लेडी कहा जाता था, आज दुनिया की उन दुर्लभ नेताओं में शामिल हो गई हैं जिन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मौत की सजा मिली है। अदालत में जब जज गुलाम मुर्तजा मौजूमदार ने फैसला पढ़ा तो पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि हसीना ने ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करवाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने हिंसा रोकने की बजाय उससे भड़काया, गलत आदेश दिए और गैर जिम्मेदारी से भागी। जजों की टीम ने कहा कि जुलाई और अगस्त 2024 के प्रदर्शनों में जो खून बहा वह सिर्फ भीड़ की टक्कर या अचानक हुई गोलीबारी नहीं, बल्कि राज्य द्वारा स्वीकृत अत्याचार था। ये वही समय था जब देश भर में छात्र प्रदर्शन चरम पर थे। कोटा प्रणाली लागू होने के फैसले से गुस्सा शुरू हुआ था, लेकिन वह गुस्सा कुछ ही दिनों में एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह बन गया, क्योंकि युवाओं को लगा कि उनकी आवाज को कुचला जा रहा है, उनकी उज्जवल भविष्य की उम्मीदों पर ताला लगाया जा रहा है और लोकतंत्र की बत्ती बुझाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 21 दिनों में 1400 लोग मारे गए थे, हजारों इसमें घायल हुए, और यह आंकड़े अभी भी पूरे नहीं हैं क्योंकि कई लोग लापता हैं। सैकड़ों परिवार अभी भी तलाश कर रहे हैं कि उनके बेटे किस मॉर्चरी में हैं या किस अज्ञात कब्र में दफन कर दिए गए हैं। अदालत ने कहा कि इस अवधि में सुरक्षा बलों को लाइव बुलेट ऑन चेस्ट की अनुमति दी गई थी, यानी सीधे सीने पर गोली मारने का आदेश दिए गए थे, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश में असंभव माना जाता है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि संचार रिकॉर्डिंग, संदेश और चश्मदीद गवाहियां दिखाती हैं कि हसीना खुद कंट्रोल रूम से निर्देश दे रही थी। यह भी सामने आया कि कई जगह अपने वफादार प्रशासकों से उन्होंने कहा था, भीड़ को किसी भी तरह हटाओ, ये रुके तो सरकार गिर जाएगी। जब ये सब अदालत में पढ़ा गया तो कोर्ट में मौजूद पीड़ित परिवारों में सिसकियां फूट पड़ी, वो रोने लगे। हसीना भारत में थी और आज भी वही है। भारत ने लगातार प्रत्येक अनुरोधों को नजरअंदाज किया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन पूरे देश में चर्चा है कि इससे भारत बांग्लादेश रिश्तों में खटास आ जाएगी। ये वही भारत है जिसके साथ हसीना ने अपने कार्यकाल में सबसे नजदीकी रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते बनाए थे। मगर जब जनता सड़कों पर आई, जब घरों में लाशें पहुंची, तब भारत ने उन्हें सुरक्षित शरण दी और अब बांग्लादेश की जनता इसे राजनीतिक संरक्षण मानती है। कई नागरिक कहते हैं कि भारत को हसीना को संरक्षण नहीं देना चाहिए क्योंकि ये उनके न्याय की प्रक्रिया में एक बांधा है। अब जरा लौटते हैं पिछले साल पर, वो समय जब ढाका की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ था जिसे पूरी दुनिया ने टूनिशिया, मिस्र और हांगकांग की आंदोलन की तरह देखा। छात्र, जिनमें से कई 18 से 22 साल के थे, हाथों में किताबें लिए, गले में आईडी कार्ड लटकाए, जूते गीले करते हुए पुलिस बैरिकेड्स तोड़ते थे। हसीना ने एक भाषण में उन्हें राजाकार कहा। यह शब्द किसी गाली से बढ़कर था। ये वे शब्द हैं जो 1971 में पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले गद्दारों के लिए इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश के लिए यह शब्द भावात्मक विस्फोट है। इस शब्द के बाद आंदोलन की आग 3 गुना और ज्यादा बढ़ गई। देश के हर घर में आक्रोश था कि प्रधानमंत्री अपने ही छात्रों को गद्दार कह रही हैं। हर गांव, हर कस्बे से लोग ढाका की ओर मार्च करने लगे। सड़कों पर बुजुर्ग, महिलाएं, दादी, नानियां सब एक साथ निकले। इतिहासकार कहते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ कोटा का विरोध नहीं था, वे पिछले 15 साल की दबी हुई आवाजों का एक ज्वालामुखी था। और फिर आया वह दिन, 5 अगस्त, जब सुरक्षा बलों ने भीड़ पर एक साथ गोलियां चलाई। 100 से अधिक लोग उसी दिन मारे गए। वीडियो फुटेज में दिखा कि कई लोग पीछे की ओर भागते हुए गिर रहे थे। उसी शाम हजारों की भीड़ प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ी। भीड़ के नारों से आसमान गूंज रहा था और फिर
रात 8 बजे की खबर आई, प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुकी हैं। देश में खुशी, गुस्सा, सदमा सभी मिला जुला माहौल था। कुछ देर बाद सेना प्रमुख टीवी पर आए और कहा कि वे स्थिति संभाल रहे हैं। अगले 2 दिनों में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई। यूनुस ने कहा कि उनकी प्राथमिकता न्याय होगी और आज का फैसला उसी प्रक्रिया का अंत नहीं बल्कि शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि अभी अपील बाकी है, अभी जांच और भी गहरी हो सकती है और कई अधिकारी भी इसमें फंस सकते हैं। अंतरिम सरकार ने यह भी कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी, यूरोपीय संघ, जापान और कई मानवाधिकार संगठनों ने न्यायिक प्रक्रिया पर निगरानी रखी है। यूनुस सरकार का दावा है कि यह पहला ट्रायल है जो पूरी तरह दस्तावेजिक है, लाइव ट्रांसक्रिप्शन हुआ और सबूतों की कॉपी अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के मानकों के अनुसार संग्रहित की गई। लेकिन हसीना के समर्थक इसे राजनीतिक बदला कहते हैं। उनका कहना है कि जिस तरह आवामी लीग को बैन किया गया, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वह यह दिखाता है कि यह सिर्फ न्याय नहीं बल्कि राजनीतिक का सफाया है। अब बात करते हैं उस बड़े सवाल की, बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा? क्या देश लोकतांत्रिक सरकार की ओर बढ़ेगा या सेना का अस्थायी शासन लंबा होगा? युवा प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि उन्हें कोई पुरानी पार्टी नहीं चाहिए, न आवामी लीग, न बीएनपी, न जमात। वह कहते हैं पिछले 30 सालों से दोनों पार्टियों ने बारी बारी से देश को निचोड़ा है। कभी पीएनपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कभी आवामी लीग पर तानाशाही के, और जनता उन दोनों से थक चुकी है। आर्थिक मोर्चों पर भी सवाल खड़े हैं। हसीना के शासन में पदम ब्रिज और ढाका मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट बने, लेकिन युवा कहते हैं कि आर्थिक विकास तब बेकार है जब लोगों को बोलने की आजादी ही ना मिले। पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है और विपक्ष को चुनाव से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स इस बारे में कहते हैं कि बांग्लादेश इस समय श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट की ओर भी जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों को डराती है। विदेशों में नौकरी कर रहे लाखों बांग्लादेशी इससे चिंतित हैं कि उनके देश में क्या चल रहा है। फैसले के बाद कई शहरों में जश्न भी देखा गया है, खासकर छात्रों में, लेकिन कुछ जगह तनाव भी है। सेना चौकन्नी है कि फैसले के बाद कोई हिंसा ना भड़के। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि अगले 72 घंटे देश के लिए सबसे अहम होंगे, क्योंकि इसी दौरान आवामी लीग का अंतर्राष्ट्रीय लॉबी दबाव बनाने की कोशिश करेगा और बीएनपी इस फैसले को अपने लिए राजनीतिक अवसर के रूप में देख सकती है। आज अदालत के बाहर एक मां ने कहा, मेरे बेटे को पुलिस ने सामने से गोली मार दी थी। वो मेडिकल कॉलेज का छात्र था। क्या वो राजाकार था? अगर मेरे बच्चे की मौत का आदेश किसी ने दिया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं, माँ है, बाप है, जिनका दर्द इस फैसले से थोड़ा कम हुआ है। ये लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि वे चाहते हैं कि और भी लोग जो इसमें शामिल हो, कमांड देने वाले अफसर, स्थानीय प्रशासक और राजनीतिक लोग। वे चाहते हैं कि फाइलें खोली जाएं, कॉल रिकॉर्ड्स पब्लिक हो और हर मौत का हिसाब मिले। इस फैसले का असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है, दक्षिण एशिया की राजनीति में भी इससे पूरी तरह हलचल मची हुई है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, हर देश देख रहा है कि एक जन आंदोलन ने किस तरह 15 साल पुरानी सरकार गिरा दी और फिर अदालत ने मौत की सजा सुना दी। यह संदेश बाकी देशों की राजनीति में भी आ जाएगा कि छात्रों की आवाज को कुचलना भारी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता कहते हैं कि ये 21वीं सदी के सबसे शक्तिशाली युवा आंदोलनों में से एक बन गया है। और अंत में वही सवाल, क्या ये न्याय है या राजनीतिक बदला? ये सवाल देश को अगले कई सालों तक बांटे रखेगा, लेकिन एक सच्चाई साफ है, बांग्लादेश आज अपने इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। इस फैसले ने देश को 2 रास्तों पर खड़ा कर दिया है। एक रास्ता लोकतंत्र की बहाली का है और दूसरा अराजकता और सत्ता संघर्ष का। और आने वाले महीनों में यह तय होगा कि बांग्लादेश किस दिशा में जाता है और क्या यह देश 2024 की उस रात की यादों को से खुद को निकाल पाएगा जब राजधानी की सड़कों पर गोलियों और चीखों ने इतिहास बदल दिया था।